इस सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी की दुनिया को रोशन करने वाली अपनी उपलब्धियों और ज्ञान की अनेक धाराओं से माननीय मधु कुशवाहा मैडम, हमें यहाँ पर आमंत्रित किया है अमृता कात्यायनी मैडम। आशीष जी हमारे सामने बैठे हैं, जब हम कहीं फंसते हैं तो आपसे बात करते हैं। डॉक्टर संजीव सर, डॉक्टर कौशलेन सर, बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे ये दुनिया बनती संवरती है। मैं कहीं जाता हूँ बनारस में, तो अपने विद्यार्थियों के एक समूह को भी ले जाने की कोशिश करता हूँ। उनमें से बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हमारी गाड़ी पर बैठ आते हैं या फिर 2-3 मोटरसाइकिल की व्यवस्था की जाती है, उससे भी आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पढ़ना लिखना सब कुछ सामूहिक क्रिया है। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ। मुक्तिबोध ने कहा कि याद रखना, मुक्ति कभी अकेले नहीं मिलती, अगर वही वह कहीं है तो सबके साथ ही। तो ये मुक्ति की जो अवधारणा है सबके साथ ही होती है, और हमारा जो पूरा विषय है, संगोष्ठी की जो पूरी अवधारणा है, वह इसी बहुलतावाद को लेकर, इसी समावेशी शिक्षा को लेकर सक्रिय। बहुत सारी शिक्षा समितियां बनी हैं, उनके सिलसिले को याद करते हुए यहाँ पर वो सारी बातें चर्चा हुई हैं और आगे भी चर्चा होंगी। मुझसे कहा गया है कि इस सत्र पर कुछ टिप्पणी करें। मधु मैडम ने तो बहुत सारे आंकड़ों के साथ यह बताने की कोशिश की कि किस तरह से हमारी जो संरचनागत विशिष्टताएं हैं वही इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि कुछ समूह पीछे छूट जाते हैं और कुछ लोगों को बिना कुछ किए भी बहुत कुछ मिल जाता है। और उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस बात को रेखांकित करने की कोशिश की कि हमारे जो नीति निर्माता लोग हैं और हम जो उस नीति निर्माण में एक हस्तक्षेप की लिहाज से आते हैं, सबको मिलकर एक सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। और खास करके जेंडर के मसले को लेकर उनका गहरा अध्ययन है। बहुत सारी, मुझे भी कई बार बोलना होता है तो मैं मैडम से कहता हूँ कि मैडम किताबें दीजिए या कुछ समझाइए। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों की चर्चा की और बताने का, हम सभी को जो समझाने का उनका तरीका था, उससे हम लोगों ने बहुत कुछ समझा, सीखा है। और ये बहुत सारी जो हमने तो बहुत सारे यहाँ पर बिंदु भी नोट कर रखे थे, लेकिन कहा गया है कि जब आप कोई बहुत अच्छी चीज खा लेते हैं या उसका स्वाद ले लेते हैं, उसके बाद पूछा जाए कि कैसा लग रहा है, तो बोलने में बड़ी परेशानी होती है। क्यों परेशानी होती है? इसलिए हमारी परंपरा में रस को कहा गया ब्रह्मानंद सहोदर, कि वह एक ऐसा आनंद है जिसके बारे में आप बोल नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो मैडम मधु कुशवाहा को बहुत बहुत साधुवाद, और इस पूरी आयोजन समिति को भी साधुवाद कि उन्होंने ऐसी विदुषी और प्रखर महिला के साथ तारुफ कराया। हमारे ये बिल्कुल जो नौनिहाल है, हमारे बिल्कुल अभी कल की दुनिया को रचने वाली जो लड़कियां हैं, और हमारे साथ कुछ लड़के भी आए, ये सभी मिलकर जो नई दुनिया बनाने वाले लोग हैं, उनको इस तरह से संपन्न करने की आपको बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि तालियों से आप लोग। और ये जो पत्र पढ़े गए, इन पर तो जैसे मैं क्या बताऊं, बहुत सारे नाम, सबने बहुत ही अच्छे पेपर पढ़े हैं। और खास करके मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि उन मुद्दों और पहलुओं की भी चर्चा करने की कोशिश की गई, आमतौर पर जिनकी चर्चा से हमारा समाज बचता है, जैसे ट्रांसजेंडर पर बात की गई। इसी तरह से जो मनीषा मिश्रा मैडम है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं समाजशास्त्र की, उन्होंने बात की जो हमारे विभिन्न विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय की, माध्यमिक विद्यालय की, और उन्होंने खूबसूरती से बताया कि हमारी कक्षाओं में किस तरह से असमानता की सिस्कियां पसरी हुई और हम कैसे एक उदास और बुझे हुए जो हमारे क्लासरूम हैं उनमें स्मित मुस्कुराहट ला सकते हैं
अपने हस्तक्षेप के द्वारा। बहुत ही सुंदर आपका पेपर था। आपने बहुत सारे डेटा के साथ यह बताने की कोशिश की कि उसमें कैसे बदलाव किया जा सकता है। संवेदनशीलता की बात की, जेंडर स्टीरियोटाइप जो हमारी कक्षाएं हैं उसका जिक्र किया, और तो बहुत सारे पहलुओं का आपने स्पर्श किया है। और इतने सारे पत्र हैं, क्रिटिकल थिंकिंग का जिक्र किया। एक हमारी वक्ता ने, रेणुका श्याम नारायण ने बात की भाषा के सिलसिले में, जो अंतिम पर्चा था। मैं भाषा के संदर्भ में थोड़ी बातचीत करने की आपसे अनुमति चाहूँगा, क्योंकि भाषा ही मेरा विषय है। और सविता कुमारी, राधिका भट्टराई IMS BHU से आई थी, और ये सारे जो पहलू हैं, ये सब कुछ उस दुनिया की ओर हमें ले जाते हैं जिनसे हम असमानता के तत्वों की पहचान करके सही अर्थों में बहुलतावाद का जो हमारा एक आग्रह है सारी शिक्षा नीतियों का, उस ओर चल सकते हैं। तो यहाँ पर जितने लोगों ने पेपर प्रेजेंट किया है, मैं चाहूँगा कि सभागार में जितने लोग हैं वे सभी उनका स्वागत करें। तो ये एक सुंदर आयोजन है। आमतौर पर ऐसे आयोजनों में होता क्या है, बहुत सारे आंकड़े और बहुत सारे विश्लेषण, और ये सब वही बातें बार बार कही जाती हैं, वही बातें बार बार दोहराई जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ नई बातें आई हैं, और नई बातें हमें नए तरह से सोचने समझने के लिए प्रेरित करती हैं। तो एक ये बढ़िया आयोजन है। मैं ये देखिए बज रहा है 4:47 पर। यदि मुझे अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन यदि असली अध्यक्ष आप लोग हैं, सभागार में बैठे हुए लोग, तो आप यदि अनुमति दें तो 10-15 मिनट मैं आपसे बात करूं, अपनी बात कहूं। तो मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि ये जो असमानता के शिकार लोग हैं जो हमारे आसपास हैं, सुदर्शन ठाकुर की गजल है, उसका एक शेर है कि जिंदगी क्या है, एक चाके कफन है फाकिर, उम्र के हाथों जिसे हम सिए जाते हैं। जिंदगी कुछ भी नहीं फिर भी जिए जाते हैं, तुझ पे ए वक्त हम एहसान किए जाते हैं। बेगम अख्तर ने बहुत खूबसूरती से इस गजल को गाया है। तो आप जरा सोचिए कि तमाम तरह की जो असमानताएं होती हैं, कई बार वो वर्ण के नाम पर, कई बार वो मजहब के नाम पर, कई बार जबान के नाम पर, और सबसे बड़ी असमानता पुरुष और स्त्री सत्ता को लेकर, जो कि आज के सत्र का मुख्य विषय है, उसे लेकर ये जो असमानताएं मौजूद हैं हमारे समाज में, उन पर हमें बार बार विचार करने की जरूरत है। और क्या खूबसूरत बात है कि हमारी परंपरा में तमाम सीमाओं और दिक्कतों के बावजूद बहस करने की एक परंपरा रही। अलबरूनी जब हिंदुस्तान आया और उससे पूछा गया कि क्या खास बात आपने देख ली हिंदुस्तान में, अलबरूनी ने कहा कि यहाँ के लोग बहस बहुत करते हैं, और ये जो संगोष्ठियां हैं वो बहस से नतीजों पर पहुंचने की कवायद है। तो ये एक खूबसूरत बात है। और जो लैंगिक संदर्भ में हम बात करते हैं, तो हमको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जहां सवाल उठाती हुई स्त्रियां नजर आती हैं, और वे सवाल उठाती हुई स्त्रियां हमें यह दिखाने का प्रयास करती हैं कि किस तरह से सामाजिक संरचना को देखने की जरूरत है। देखिए, शोषण जितना पुराना होता है, उसके प्रति असहमति भी उतनी ही पुरानी होती है। यह सही है कि शास्त्रों में 3 तरह के ऋणों की बात की गई है। पितृ ऋण की बात की गई, देव ऋण की बात की गई, गुरु ऋण की बात की गई, मातृ ऋण की कहीं कोई चर्चा नहीं। क्यों नहीं है, इस बारे में शास्त्र खामोश है। इसी तरह से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर दुनिया भर के शास्त्रों ने विचार किया, हिंदुस्तान में भी विचार किया गया, और पुरुष सूक्त की चर्चा की जाती है, और बताया गया कि एक पुरुष है जिसके आपको मालूम भी है कि बाहु से कौन पैदा हुआ, और सिर से कौन पैदा हुआ, पैर से कौन पैदा हुआ, पेट से कौन पैदा हुआ। अब आप देखिए, वहां भी एक पुरुष है, स्त्री नहीं है। यानी मान लिया गया कि नियंता और निर्माता
पुरुष ही हो सकता है, स्त्री नहीं हो सकती। तो ये बहुत मुझे याद आता है कि 2005 की बात है, उस वक्त शिक्षा नीति पर विचार हो रहा था और प्रोफेसर कृष्ण कुमार एनसीईआरटी के डायरेक्टर थे और संस्कृत की किताबें बन रही थी, हिंदी की किताबें बन रही थी, उर्दू की किताबें बन रही थी और उसमें जेंडर पर्सपेक्टिव पर भी बात हुई। राधा वल्लभ त्रिपाठी बैठे हुए थे, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान थे, कादम्बरी उनका उपन्यास बहुत मशहूर है। तो प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी से एक बिल्कुल नई अध्यापिका बनी हुई जो महिला थी, उन्होंने सवाल किया कि संस्कृत के जो किताब होते हैं और उनमें जो पहला मंगलाचरण होता है, उसमें अब वक्त आ गया है कि मंगलाचरण में स्त्रियों की आवाज़ों को भी शामिल किया जाए। और उन्होंने एक उदाहरण दिया, वो श्लोक इस तरह से था, श्लोक का मैं हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूँ। कहा गया कि ये जो 5 महिलाएं हैं और उन 5 महिलाओं का उस श्लोक में जिक्र है और 5 महिलाएं जो हैं, मैं अभी याद कर रहा था उन महिलाओं को, आप जानते हैं, द्रौपदी है, सीता है, अहिल्या है, मंदोदरी है। द्रौपदी, सीता, अहिल्या, मंदोदरी और एक तारा सर, अरे वो कहीं मैंने लिखा था है। तो श्लोक में जिक्र है द्रौपदी, अहिल्या, सीता, कुंती, मंदोदरी। ये जो 1 2 3 4 5 महिलाएं हैं, इनका नित्य स्मरण करना चाहिए। और वो महिला शिक्षिका इस बात को लेकर बहस करने लगी कि ये मंगलाचरण होना चाहिए क्योंकि इसमें स्त्रियों की बात है। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, आप भी समझिएगा इस बात को। उन्होंने कहा दिक्कत इस बात की है कि जब इन महिलाओं का हम नाम लेते हैं, द्रौपदी का, अहिल्या का, सीता का, कुंती का, मंदोदरी का, तो जब हम नाम लेते हैं तो याद रखिए श्लोक कह रहा है कि हम स्मरण करें। यह नहीं कह रहा है कि इनकी वंदना करें, यह नहीं कह रहा है कि इनकी प्रार्थना करें, यह नहीं कह रहा श्लोक कि इनका नमन करें। तो ये जो उदास आवाजें हैं, ये कौन आवाजें? इन आवाजों ने सवाल उठाया। एक पुरुष केंद्रित पूरी व्यवस्था में इन महिलाओं ने सवाल उठाने की हिमाकत की थी और जिसकी सजा इन महिलाओं को भुगतनी पड़ी, पर उन्होंने सवाल उठाया। तो सवाल उठाने की और जिरह करने की जो आदत है, बहुत सुंदर किताब है, आप सभी पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारी जो बेटियां हैं, यहाँ पर बैठी जो लड़कियां, जो नई उम्र की लड़कियां हैं, बहस में स्त्री, छोटी सी किताब है, सस्ता साहित्य मंडल ने छापा है, बहुत सस्ती किताब है, 50 रुपए की किताब, बहस में स्त्री, उस किताब का नाम है। और राधा वल्लभ त्रिपाठी बताते हैं कि हमारी परंपरा में किस तरह से स्त्रियों ने बहस की है। और यह जो दुनिया, कई बार हमें दिखाई पड़ता है कि दादी से खूबसूरत दुनिया माँ की थी और माँ से खूबसूरत दुनिया अब की जो स्त्रियां हैं उनकी हैं। और ऐसा लगता है, उम्मीदें बनती हैं कि शायद आने वाले वक्त में और भी दिक्कतें जो हैं वो कम होंगी और समस्याओं के साथ साथ यह जो सपने और हौसले की उड़ान है उनमें बढ़ोतरी होगी। तो ये जो बहस करने वाली स्त्रियों ने ऐसे आकाश का निर्माण किया। मैं 2 और पुराने उदाहरण की चर्चा आपसे करूंगा। दुनिया के सबसे पहले मेल फेमिनिस्ट हैं आनंद। हम जानते हैं कि आनंद हिंदुस्तान में पैदा हुए, बुद्ध के समय पैदा हुए और बुद्ध के पट से स्थित थे। आनंद ने बहस की कि जो विहार हैं उनमें स्त्रियों का प्रवेश होना चाहिए। बुद्ध नकारते रहे, लंबे समय तक उन्होंने नकारा। आनंद लगातार स्त्रियों की तरफ से बहस करते रह गए और आनंद की तर्क से बुद्ध ने एक दिन अनुमति दे दी। आनंद ने पूछा, क्या सबको निर्वाण मिल सकता है? बुद्ध ने कहा, हाँ मिल सकता है। तो फिर स्त्रियों के बारे में आपकी राय ऐसी क्यों है कि उन्हें विहारों में प्रवेश से आप मनाही करते हैं? और आनंद की इस तर्क से बुद्ध पराजित हुए। वो अच्छे गुरु थे, कई बार शिष्यों से पराजित होना पड़ता है और जब जब गुरु शिष्य से पराजित होता है तब तब खूबसूरत दुनिया बनती है। नहीं तो गुरु का तो हाल ये है कि आप लाश और गुरु में फर्क ही नहीं कर पाए, इस तरह से अकड़े हुए, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज देखिए, बहुत बुरा हाल है हमारे संस्थानों में। लेकिन हम सारे यहाँ पर बैठे हुए गुरु अलग तरह के गुरु लोग हैं, क्योंकि वो लोग बहस कर रहे हैं।
तो तो आनंद ने जब बहस की और स्त्रियों का प्रवेश हो गया, तब भी व्यवस्था मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो बौद्ध निकायों में एक कहानी का जिक्र, छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। तो मार्ग एक वहां पर पात्र है और मार्ग क्या करता है, बार बार साधना पथ से भटकाता रहता है। तो मार्ग का काम क्या था कि वो भटकाता रहता था साधना पथ से। तो दुनिया में सबसे पहले स्त्रियों की आवाजों की जो कहानियां लिखी गई वो हिंदुस्तान में लिखी गई, उन्हें थेरी गाथाओं के नाम से जानते हैं। बौद्ध जो स्थविराएं थी उन्होंने अपनी तकलीफों का बयान किया। जैसे उन्होंने कविताएं लिखी कि मैं छोड़ आई हूं उस पुरुष को जो दिन रात मेरे मूसल से धान कूटने के बाद भी उसी मूसल से मुझे पीटता था। मैं छोड़ आई हूं उस पुरुष को। इस तरह की कविताएं स्थविराओं ने लिखा। तो एक स्थविरा का जिक्र आता है, वह स्थविरा जो थी उसका नाम था सोमा। तो सोमा और मार की बहस का जिक्र है। मैं ये छोटी सी बहस आपको सुनाता हूँ। तो मार बार बार कहता था कि तुम स्त्री हो और तुम्हें निर्वाण का अधिकार नहीं, आखिर तुम्हारे पास अक्ल ही कितनी है, तुम्हारी अक्ल तो 2 उंगलियों में सिमटी हुई है। तो ये 2 उंगलियां क्या है? उस जमाने में रोटियां नहीं बनती थी, चावल लोग खाते थे ज्यादातर लोग। और ये जो इलाका है बनारस और गया, यही सब तो इलाका था बौद्धों का इलाका, और बुद्ध इन्हीं परिपथों पर चला करते थे। तो अब कहा कि तुम्हारी सारी जो अक्ल है इन 2 उंगलियों में सिमटी हुई है, क्योंकि तुम केवल चावल बनाती हो और देखती हो कि चावल पका कि नहीं पका। ये 2 उंगलियों से यही काम, तुम्हारा सारा ज्ञान बस इतना ही है। तो उसने जो सवाल किया सोमा ने, वो बड़ा सुंदर सवाल था। उसने मार से प्रति प्रश्न किया और कहा कि तुम कह रहे हो कि 2 उंगलियों में ही मेरा ज्ञान सिमटा हुआ है, लेकिन मैं तो 2 उंगलियों से आगे बढ़ने की बात कर रही हूँ। इसका मतलब मैं स्त्री नहीं हूँ और ना ही पुरुष हूँ, तो फिर मैं हूँ क्या? और वो बहस करती है और उस बहस के बाद मार को उसके कमतर होने का एहसास कराती है और वह लड़ाई लड़ती है जिसमें ज्ञान की अवधारणा सबके लिए सुलभ हो। एक दो और छोटी छोटी कहानियां हैं। याज्ञवल्क्य और गार्गी की कहानी आपको याद है। जब जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से सारे विद्वान पराजित हो गए, तो उन्हीं की पत्नी गार्गी ने कहा कि मैं बहस करना चाहती हूँ। और जब बहस हुई गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में, तो एक वक्त ऐसा आया कि पूछती गई सवाल कि यह पृथ्वी किससे ढकी हुई है, तो यह पर्वत किससे ढके हुए हैं, और उत्तर देते 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 बात यहाँ तक आई कि और ये सब कुछ किससे ढका हुआ है, तो ब्रह्म से ढका हुआ है। तो फिर गार्गी ने प्रश्न किया और ब्रह्म किससे ढका हुआ है? इसके बाद याज्ञवल्क्य ने कहा मूर्धा से, कहा कि बस इससे आगे मत बोलो, तुम्हारी गर्दन जो है उससे सर से गर्दन अलग कर दिया है, तुम्हारा सिर फट जाएगा, सिर फाड़ दिया जाएगा। इस तरह की धमकी देते हैं। लेकिन वो विचलित नहीं होती, बहस अपनी जारी रखती है। शास्त्र कहते हैं कि वो बहस पूर्व नियोजित थी, उसमें सवाल भी पहले से तय थे, उत्तर भी पहले से तय थे। दरअसल उस सभा में जनक ने जो मुनादी की थी कि कोई जो इस यज्ञ में जीत जाएगा बहस करने में, उसको 1000 गायें दान में दी जाएगी और हर गायों के सींग पर जो 250 सोने बांध कर दिए जाएंगे। ये अमानत बातें हैं, लेकिन हमारे तत्व की बात केवल इतनी है कि उसने बहस की। एक और सुवर्चना और की कहानी आती है। ब्रह्मर्षि देवल की बेटी थी सुवर्चला, और सुवर्चला का जिक्र शांति पर्व में आता है। उपनिषदों की कहानी है। बस ये छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे ज्यादा बोर नहीं करूंगा। तो सुवर्चला ने एक बुनियादी की कि मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करूंगी जो देख भी सकता है और नहीं भी देखता हो। उनके पिताजी कहे कि तुम ब्रह्मर्षि देवल की बेटी थी। पिता कहे कि तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा कहीं होता है क्या कि जो देखे भी और जो न भी देखे? अब बहुत मुश्किल में, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। पिता बहुत संवेदनशील थे, उन्होंने बेटी की जिद के आगे हार मानी और कहा कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं, स्वयंवर करते हैं। स्वयंवर में बहुत सारी जगहों से विद्वान लोग आए और उसने बस वही सवाल रखा कि क्या कोई ऐसा पुरुष इस पृथ्वी पर है जो देख भी सकता है और नहीं भी देख सकता है। एक श्वेत केतु आए, वो द्यालक के बेटे थे। श्वेत केतु ने कहा कि सुवर्चला मैं देख भी सकता हूँ, नहीं भी देख सकता हूँ। तो
पूछा किस तरह से बताओ, सुवर्चला ने पूछा श्वेत केतु से। श्वेत केतु ने जवाब दिया कि यह जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, सब ठीक ठाक काम कर रही हैं, इसी से मैं दुनिया को देखता हूं और महसूस करता हूं। तो ये इसका मतलब है कि मैं देख सकता हूं, लेकिन मैं उसी को देखता हूं जिसे मैं देखना चाहता हूं। तो इसका मतलब मैं नहीं भी देख सकता हूं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम सड़क से गुजरते हैं, हॉर्न की आवाज आती है, हम कहां सुनते हैं? कोई संगीत की आवाज आती है, हम सुनते हैं। इसी तरह से देखने की बात होती है, कोई फूल है और कोई हमारी जो प्रिय वस्तुएं हैं उन्हें हम देखते हैं, उन्हें स्पर्श करते हैं, और जो प्रिय नहीं है उन्हें देखते नहीं है, उन्हें स्पर्श नहीं करते हैं। तो बहस किया सुवर्चला ने, और श्वेत केतु और सुवर्चला की उनका विवाह हुआ, और जिक्र है कि इसके बाद बहुत सारी बहसें उन दोनों के बीच में हुई। और बहसों का तरीका ये होता था कि श्वेत केतु और सुवर्चला जब बहस करते थे तो उस समय बहुत सारे लोग शामिल होते। हम तो ये बहस करती हुई स्त्रियों का जिक्र पुराने जमाने की जो स्त्रियां हैं इसलिए कर रहा था कि हमारे पास बहसों का एक पूरा सिलसिला है। और वादे वादे जायते तत्व बोधः, भारत में जो सर्वश्रेष्ठ मनीषा है उसने यही निष्कर्ष निकाला कि बहुत सारे विचार बहुत सारी बहसें होती हैं, तब जाकर तत्व तक पहुंचने की हमारी यात्रा पूरी होती है। अब आइए जेंडर को लेकर, जो बहुत देर हो जाएगी ना, रहने देना, एक दो छोटी छोटी बातें कह देता हूं, उसके बाद हमारी जो सबसे पहले 1948 और 1949 में राधा कृष्ण आयोग ने शिक्षा पर विचार किया था आजाद देश में, और शिक्षा के लक्ष्यों को स्थापित करने के सिलसिले में उन्होंने कहा कि हम कैसे समझ सकते हैं शिक्षा के लक्ष्य को। तो इसके लिए संविधान की प्रस्तावना को उन्होंने संदर्भित किया। संविधान की प्रस्तावना आप सभी को मालूम है, समता, न्याय और बंधुत्व की अवधारणा को लेकर हमारा संविधान सक्रिय होता है। और समानता, न्याय, बंधुत्व की जो अवधारणा है वह तब तक अनसुनी रहेगी जब तक कि हर आवाज को सुनने के लिए लोकतंत्र के पास जगह न हो, चाहे वो स्त्रियां हो, चाहे अल्पसंख्यक समूह हो, चाहे अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो। उन सभी आवाजों को सुनने की मोहलत यदि शिक्षा नीतियों के पास है, तब जाकर जो संविधान का प्रस्तावना है संविधान की, उस संदर्भ में शिक्षा नीतियां काम कर सकती है। उसके बाद 1986 की शिक्षा नीति आई थी, उसमें 12 भाग थे, और समानता के लिए शिक्षा नाम का एक वहां पर पूरा अध्याय है। खूबसूरत बात यह है कि यह जो समानता के लिए शिक्षा की अवधारणा है, उसमें समानता के लिए शिक्षा को व्याख्यायित करने के लिए, बताने के लिए असमान स्थितियों का जिक्र किया गया है। यानी समानता की पूरी अवधारणा तब समझ में आती है जब असमानता के तत्वों की पहचान हो। यानी सबसे पहले तो हम इस बात के लिए तैयार हों कि असमानता के जो तत्व हैं वे क्या हैं, और तब जाकर बात समझ में आती है। कारिन का बढ़िया बहुत मशहूर लेखिका है, उन्होंने बात कही कि आजकल जो हमारे देश में उनकी किताब है जेंडर इशू को लेकर, और कहा कि स्त्री सबलीकरण की बात की जा रही है, और स्त्री सबलीकरण की बात करने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि स्त्री सबलीकरण जो पूरी अवधारणा खुद ही अपने आप में यह मानकर चलती है कि स्त्री जो है वो निर्बल है। स्त्री सबलीकरण की अवधारणा की जगह स्त्री मुक्ति की वो जिक्र करते हैं, का वो जिक्र करते हैं। और कारिन कपड़िया समझाती हैं कि ये जो संस्थाएं हैं, जो राज सत्ता है, धर्म सत्ता है, या न्याय की सत्ता है, या विभिन्न तरह की वे संस्थाएं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संस्थाएं, जिन्होंने कब्जा कर रखा है हर जगह अलग अलग समूहों के द्वारा, तो उसमें पुरुष वर्चस्व जो कब्जे की स्थिति में है, उससे मुक्ति की जरूरत है। तो आपने जानबूझकर ऐसी स्थितियां पैदा की हैं। तो कारिन कपड़िया का यही कहना है कि स्त्री सबलीकरण नहीं, स्त्री मुक्ति की पूरी अवधारणा लेकर वो आती है। बहुत सारी बातें थी, लेकिन कहाँ वक्त है, बात तो हो ही नहीं पाएगी। देखिए, हमारे घरों में रोज का जो वाकया होता है वो बता देता हूं, और कई बार किस तरह से स्त्रियों और पुरुषों का रिश्ता है इसे समझिए। एक सामान्य घर देखिए, उसमें सुबह होती है, पति कहता है कि 6 बज गए। यह एक विवरण है, 6 बजना एक विवरण है। पत्नी उठती है,
और कहती है कि चाय चढ़ाती हूँ। पति ने नहीं कहा है चाय चढ़ाने के लिए, उसने केवल एक विवरण दिया है कि 6 बज गए। पत्नी उठती है और चाय कहती है कि चाय चढ़ाती। उसके बाद फिर पति कहता है कि 7 बज गए। फिर स्त्री कहती है, पत्नी कहती है कि देखती हूँ अखबार आ गया होगा। उसने केवल बताया कि 7 बज गए, लेकिन पत्नी ने इसका अर्थ समझा कि अखबार लाके देना है। फिर पति कहता है चश्मा यहीं रखा था। यह भी एक विवरण है। पत्नी कहती ढूंढ कर लाती हूँ। हमारे सभी घरों में इसी तरह से विवरण को आदेश मानने की आदतें पसरी हुई हैं, और कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता है उस पर। क्या खूबसूरत बात हो यदि उन पर ध्यान जाए। बहुत शुक्रिया, आपने इतना धैर्य दिखाया।